हेलो स्टूडेंट्स, दैट्स मोहित सोनी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीबी जूनियर डिवीज़न। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने हमारी सीरीज़ चालू करी थी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है उससे रिलेटेड। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम रेडॉक्स रिएक्शंस जो हैं उनको हम बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमने समझा था, उसमें अलग अलग स्टेप्स जैसे फॉलो होती हैं, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा था। ठीक है बच्चों, आज की हमारी सीरीज़ में, आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मीन्स ये चैप्टर जो है दो पार्ट में हम पार्टिसिपेट मतलब दो पार्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं। एक पार्ट जिसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में सीखा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, अलग अलग कंपाउंड जो हैं आपके पास उनके ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। आज के इस लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों आपका कौन सा, इक्विवेलेंट कंसेप्ट के। इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मोल कंसेप्ट है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, मोल कंसेप्ट का सेकंड पार्ट हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अंदर जो स्टार्ट होगा बच्चों आज, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन सा, देखो इक्विवेलेंट कंसेप्ट है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों इस चैप्टर के अंदर हैं और इसको हमें अप्लाई कैसे करनी है वो भी हमें अच्छे से सीखना है। क्लियर है? तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट, देखिए सीधी सी बात है, हमारे केमिस्ट्री के अंदर वेट और मास हम एक ही लेके चलते हैं। वेट फिजिक्स के अंदर अलग होता है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर वेट और मास सेम चीज़ है। तो इक्विवेलेंट वेट बोल दीजिए, इक्विवेलेंट मास बोल दीजिए, उसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है या इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए बच्चों यहाँ पर आपके पास में स्लाइड में लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट में स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी हुई है। वो डेफिनेशन क्या है बच्चों, लिखा हुआ है नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स और डिस्प्लेस। यानी जो भी आपका एलिमेंट है वो क्या करेगा बच्चों, रिएक्ट करता है या डिस्प्लेस करता है, किससे, फ्रॉम अ कंपाउंड 1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट तो है आपका क्या दे रखा है बच्चों, 1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन इज नोन एज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। समझे इस चीज को? नहीं समझ में? इसका कहने का मतलब ये है, कोई भी आपका एलिमेंट है वो जितना, मतलब बाय मास का, बाय मास बोल रहा है, यानी जो हाइड्रोजन है किसको, एक मतलब बेस किसको लिया है, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को और क्लोरीन को। यानी ऑक्सीजन का कितना मास, 1.008 ग्राम में ले लें, हम बाय मास की बात कर रहे हैं, 1.008 मास 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, या हम बोल सकते हैं 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हम बोल सकते हैं 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। इतने मास आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दे या उसके साथ रिएक्ट कर दे, तो उस एलिमेंट का वो कहलाएगा क्या, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। वापस समझिए इस चीज को, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट जो है बाय मास, अगर हम लें किसको, हाइड्रोजन को, समझिए आप, कोई भी आपका एलिमेंट जो है ये एलिमेंट बच्चों क्या करे, रिएक्ट करे या डिस्प्लेस करे, किसको, 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को, या फिर बच्चों किसको, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को। तो हम बोलेंगे कि अगर ये जो डिस्प्लेस कर रहा है या उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो उस एलिमेंट का क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा या इक्विवेलेंट मास होगा। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन है जिसको आपको याद रखना है। क्लियर है? तो यही लिखा हुआ है बच्चों, नंबर ऑफ पार्ट्स, इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ बाय मास ऑफ एन एलिमेंट विच रिएक्ट और डिस्प्लेसेस फ्रॉम अ कंपाउंड 1.008 parts by mass of hydrogen, 8 parts by mass of oxygen and 35 parts by mass of chlorine is known as the equivalent weight of that element। या सीधा सा दिमाग में रखिए, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि वो जो एलिमेंट है वो या तो रिएक्ट करे या किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन को डिस्प्लेस करे।
या उनके साथ रिएक्ट करे। तो जितना रिएक्शन करेगा इनको डिस्प्लेस करने में, इनके साथ रिएक्ट करने में कितना, इतने ग्राम हाइड्रोजन, इतने ग्राम ऑक्सीजन और इतने ग्राम क्या आपका क्लोरीन। तो उसी वेट को या उस एलिमेंट के वेट को हम बोलेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट। तो ये तो बच्चों एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हुई, बस इसी चीज को हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी समझ सकते हैं। तो और लगा के मैंने लिखा हुआ है बच्चों, द वेट ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट, ये दिमाग में रख लो बच्चों कि किसी भी सब्सटेंस का वेट, कौन सा वेट, जिसमें वो सब्सटेंस जो है एक्सेप्ट करे या डोनेट करे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इट्स इक्विवेलेंट वेट। कि कोई भी आपका जो सब्सटेंस है वो जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन देना या सिंगल इलेक्ट्रॉन लेना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। तो इसी के टर्म को मैंने लिख दिया कि एक्सेप्ट और डोनेट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इट्स इक्विवेलेंट वेट। चलो ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो बच्चों हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखिए बच्चों यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल है कि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बना रहा है MgH2। MgH2 क्या है यहाँ पर, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देंगे, देखें तो अगर इसकी बैलेंसिंग, अच्छा बैलेंस है ये पहले से, ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ 1 है, मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो बच्चों मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो मोल कंसेप्ट क्या बोलता है, मोल कंसेप्ट हमारा ये बोलता है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किससे, 1 मोल ऑफ H2 से, हाइड्रोजन से, तो हमें मैग्नीशियम हाइड्राइड मिल रहा है 1 मोल, ठीक है। अगर इसी को ग्राम में लूं मैं, है ना, तो 1 मोल है, इसका मतलब बच्चों कितने ग्राम है, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है ना। तो 12 इसका एटॉमिक नंबर है, और 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जो है कितनी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हम बोलेंगे बच्चों 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। सीधी सी बात है कि मैग्नीशियम है, इसका कितना 1 मोल, कितने मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, H2, कितना मोल है इसका 1 मोल, है ना। 1 मोल है तो बच्चों इसका अगर ग्राम मास होगा वो कितना होगा कि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है कितनी हाइड्रोजन के साथ, कितनी हाइड्रोजन के साथ कर रहा है बच्चों, ये रिएक्ट कर रहा है आपका कितनी, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। ये तो हमें जो रिएक्शन दे रखी है उससे ये पता चल रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, यहाँ लिखा हुआ देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए मुझे कितने ग्राम मैग्नीशियम चाहिए, तो जब 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 24 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए, तो 1 ग्राम मतलब 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितनी रिक्वायर्ड मैग्नीशियम है, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, क्या बनाने के लिए, मैग्नीशियम हाइड्राइड। अगर मैं आपसे बोलूं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए मुझे रिक्वायर्ड मैग्नीशियम कितनी होगी, तो कितनी होगी, 24 में अगर मैं डिवाइड कर दूं किसका बच्चों, 2 का, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास क्या, 24 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितना, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम मेरे पास रिक्वायर्ड मैग्नीशियम हो जाएगी किसके लिए, 12 ग्राम मेरे पास क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर रिक्वायर्ड मैग्नीशियम हो जाएगी 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, ये बात। तो बच्चों यहाँ पर 12 ग्राम जो आया वो आया कैसे, जब मैंने यहाँ पर डिवाइड किया किसका, 2 का, है ना। तो इट्स मीन यहाँ पर 24 तो क्या है बच्चों, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा कि यहाँ पर जो मेरे पास, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, अब देखिए ये कैसा है, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो आपका मैग्नीशियम का मोलर मास था, मोलर मास तो सभी को निकालना आता है या सभी को कैलकुलेट करना आता है ना, एटॉमिक मास, मोलर मास, ठीक है। या एटॉमिक मास जो इसका था बच्चों 24 ग्राम में मैंने डिवाइड किया उसकी वैलेंसी का
या हम बोल सकते हैं वैलेंसी जो है 2i, उसका मैंने डिवाइड किया, तो यही क्या बन गया इसका इक्विवेलेंट वेट। बात आ रही है समझ में, क्या बन गया इसका इक्विवेलेंट वेट। चलो इसी को हम किससे एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, जैसे मैंने सेकंड डेफिनेशन दी थी इलेक्ट्रॉन से। तो जरा देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्राइड के अंदर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है निकालना आता है ना सभी को, यस और नो। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जरा देखिए, +2, यस और नो, कितना है +2। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए, एक हाइड्रोजन, यानी सिंगल एटम होता, सिंगल एटम को इसका डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की। तो एक इलेक्ट्रॉन देखता एक हाइड्रोजन एटम को, यहाँ पर H2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। तो यहाँ पर कितने दे रहा है मैग्नीशियम जो है, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। H2 के केस में वो स्टेबल कब हुआ, जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, यस और नो। एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो रिक्वायर्ड मैग्नीशियम फॉर ट्रांसफर 2 मोल इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बोला, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे इसको, किस टर्म में बोलेंगे हम, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए कितनी मैग्नीशियम रिक्वायर्ड थी, तो हमने बोला 24 ग्राम मैग्नीशियम। अब मैं आपसे बोलूं अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन मेरे को या 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है तो कितने ग्राम ऑक्सीजन की कितने ग्राम मैग्नीशियम की रिक्वायर्ड होगी, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे किसका, 2 का डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हो इस बात को कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए मेरे पास 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट थी, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए मेरे पास कितनी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होगी, तो मेरे पास होगी 12 ग्राम मैग्नीशियम की। अब ये भी कैसे आया, ये भी कैसे आया, जब मैंने 24 में डिवाइड किया किसका, 2 का, तो मेरे पास आया कितना, 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम की टेंडेंसी है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी +2 चार्ज आ रहा है उस पर, तो मैंने +2 का यानी 2 का हमने क्या किया, प्लस माइनस से हमें नहीं लेना देना नहीं है, हमें जो वैलेंसी फैक्टर है इसी को हम बोलते हैं उसका वैलेंसी फैक्टर बोल दो, एन फैक्टर बोल दो, वैलेंसी फैक्टर या उसका एन फैक्टर या उसकी वैलेंसी है ना। तो उसका हमने डिवाइड किया मोलर मास में, तो मेरे पास 12 आया, यही क्या बन गया मेरे पास इसका इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, यहाँ पर जो है सीधी सी डेफिनेशन है, यही हाइड्रोजन बेसिस पे मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन की, और इसी तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑक्सीजन के बेस पे, और किसके बेस पे बच्चों, क्लोरीन के बेस पे। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो हमारी इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास की ये बन जाती है कि जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे या उसको डिस्प्लेस करे, या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे या डिस्प्लेस करे, या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे या डिस्प्लेस करे, तो वो जो एलिमेंट का वेट होगा वही कहलाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट। या इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट पे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे या डोनेट करे, है ना, तो एक्सेप्ट या डोनेट करे, अगर वो एलिमेंट का वेट हम निकालें तो उस एलिमेंट का वेट कहलाता है आपका इक्विवेलेंट वेट, जिसको मैंने इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट पे और हाइड्रोजन के कंसेप्ट के आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है ये बात। चलिए अब इसी चीज को देखो, अब हम हर कंडीशन में ऐसा तो नहीं वहां पर हम डेफिनेशन लगा के चेक करेंगे, हम सीधा सा कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर बताया ना कि यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बच्चों, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमने क्या किया, जो भी मोलर वेट है या मोलर मास जो है उसमें हमने डिवाइड किया उसका वैलेंसी का, या इसी को हम बोल दें एन फैक्टर, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं उसका वैलेंसी फैक्टर। तो ये एक नई चीज निकल के आ गई कि इस चीज को कैलकुलेट करना आना चाहिए, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना आता है, ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया है, ठीक है। उसमें हम इसका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक हमारी कंसंट्रेशन टर्म जो है नॉर्मलिटी, उसको समझने के लिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये क्लियर होना चाहिए।
नेक्स्ट स्लाइड है, एज वी कैन सी फ्रॉम द अबव एग्जांपल, जो हमने एग्जांपल अभी लिया था, दैट इक्विवेलेंट वेट इज द रेशियो ऑफ एटॉमिक वेट, तो वहां पर हम मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट ही ले रहे थे, है ना, एंड अ फैक्टर, और उस फैक्टर को हम एन फैक्टर बोल रहे हैं या वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो सीधा सा इक्विवेलेंट वेट क्या है कि जो भी एटॉमिक वेट है या मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूल होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं कि एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड कर दो बच्चों एन फैक्टर का, किसका डिवाइड कर दें, इसमें इसका एन फैक्टर का डिवाइड कर दें या वैलेंसी फैक्टर का डिवाइड कर दें। देखो इसी को यहाँ पर एन फैक्टर लिखा है, इसी को मैंने मान लिया एक्स। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यहाँ पर एम रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मोलर वेट को, ठीक है, ये शॉर्ट में यहाँ पर हम लिखेंगे एम बाय एक्स। तो ये क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंट वेट होगा किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का। क्लियर है? अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो ये तो बात हुई बच्चों किसकी, इक्विवेलेंट वेट की। अब यहां पर है बच्चों नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं, इसी को कंपेयर कर लें बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालने हैं तो मोल्स के लिए हम क्या लिखते हैं, गिवन मास या मास ऑफ स्पीसीज डिवाइड बाय उसका बच्चों क्या करते हैं, एटॉमिक मास या मोलर मास, उसमें हम डिवाइड करते हैं उसके एटॉमिक मास का या मोलर मास का, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकल के आता है। सिमिलरली यहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने, यहाँ हमें निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है तो देखो बच्चों, मास ऑफ स्पीसीज, मास ऑफ स्पीसीज तो सेम है, यहाँ एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर हमें डिवाइड कर देना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट स्पीसीज। जिस स्पीसीज का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मतलब इसी को ग्राम में लेंगे तो बोल देंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर हम निकाल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट का डिवाइड नहीं करना है, वहां पर डिवाइड करना है हमें किसका, इक्विवेलेंट वेट का। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, अभी देखा था, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट जो भी है उसमें डिवाइड कर देंगे उसके वैलेंसी फैक्टर का या एन फैक्टर का। क्लियर है? दोनों में ये दिमाग में रखो तो वो इजीली दिमाग में आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय उसका नहीं, मास ऑफ स्पीसीज, जो भी स्पीसीज का मास दे रखा है उसमें डिवाइड बाय हम करते हैं एटॉमिक वेट या एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट का, और यहाँ पर डिवाइड करना है आपको इक्विवेलेंट वेट का। इतना सा माइंड में दिमाग में रखना है, ठीक है। फॉर अ सॉल्यूशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू हम लिखते हैं बच्चों n1v1। ये चीज बच्चों वापस आएगी, यहाँ पर n जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, नॉर्मेलिटी को, v रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर वॉल्यूम को, ठीक है। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम भी जो है किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के। नॉर्मलिटी वाले टॉपिक नॉर्मलिटी है, इसमें आगे हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म जो टाइट्रेशन में पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पर वापस आएगी। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं इक्विवेलेंट से रिलेटेड, वो आपको दिमाग में होनी चाहिए। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट मास एक प्योर नंबर है विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट मास। और उसी को बच्चों जैसे मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट मास या वेट ऑफ मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम का अभी मैंने देखा था कितना आया था 12। इसी को बच्चों मैं अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं तो 12 ग्राम क्या हो जाएगा इसका, ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्या हो जाएगा इसका, ग्राम इक्विवेलेंट मास। अगर मैं आपसे बोलूं इसका मोलर मास कितना था, सॉरी मोलर मास नहीं होगा, यहाँ पर होगा इसका एटॉमिक मास, कितना था बच्चों, 24 ग्राम। क्लियर है? तो इसको ग्राम में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास है या ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? चलते हैं आगे। यहाँ पर द इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस में हैव डिफरेंट वैल्यूज। इक्विवेलेंट मास जो है बच्चों उसकी वैल्यू डिफरेंट आ सकती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट कंडीशंस का मतलब ये है बच्चों, अभी एग्जांपल में आप समझोगे कि अगर मेरे पास मीडियम अलग अलग हैं, है ना, मीडियम एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, तो उस केस में जो हमारे पास इक्विवेलेंट मास है या इक्विवेलेंट वेट जो है वो डिफरेंट आता है। क्लियर है? There is no hard and fast rule that equivalent weight will be always less than the molecular mass। तो सीधी सी बात है, अभी जैसे हमने देखा कि मैग्नीशियम का जो मोलर मास था, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास था वो हमारे पास 24 ग्राम था, और हमने जब उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया बच्चों तो कितना आया, 12 ग्राम। इट्स मीन जो आपका एटॉमिक मास है उससे तो क्या आ रहा है, कम आ रहा है ना। तो इक्विवेलेंट मास जो है ऑलवेज क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर मास से कम होगा।
इक्विवेलेंट वेट विल बी ऑलवेज लेस देन द मॉलिक्यूलर मास। इतनी बातें क्लियर हुई। डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ये क्लियर होना जरूर, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन के कंसेप्ट पे भी याद रखो। इसी के अलावा इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी याद करो कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी स्पीसीज जो है जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ले रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट का मास कैलकुलेट करें तो वो इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास जो है क्या क्या होता है, किस फैक्टर, मतलब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये हमने डिस्कस किए। ठीक है, अब हमें मेन ये है इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें ये तो पता है कि इक्विवेलेंट वेट जो है हम उसके मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास में डिवाइड करते हैं, किसका, एन फैक्टर का या वैलेंसी फैक्टर का। तो एन फैक्टर हमें निकालना आना चाहिए, और एन फैक्टर जो है बच्चों अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होंगे, है ना। एसिड्स जो हैं उनके लिए अलग होंगे, बेसेस जो हैं उनके लिए अलग होंगे, सॉल्ट्स जो हैं उनके लिए अलग होंगे। तो एसिड, बेस और सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों। तो सबसे पहला केस हम लेके चलते हैं कि हमारे पास फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस कौन सा है बच्चों, फॉर एलिमेंट्स के एलिमेंट्स का अगर हमें एन फैक्टर निकालना है, वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा। तो बच्चों वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, है ना। अगर आपके पास सिंगल एलिमेंट है तो उसकी जो वैलेंसी होगी वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। लाइक अगर मैं सोडियम की बात करूं, है ना, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं हम, 281। या हम ये बोलें कि ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 281। तो इसकी वैलेंसी अगर मैं आपसे बोलूं तो वैलेंसी कितनी है बच्चों, 1 वैलेंसी है। इट्स मीन इसका एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर भी कितना है बच्चों, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो इक्विवेलेंट वेट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इसमें आप क्या बोलोगे, सर इसका एटॉमिक वेट 23 डिवाइड बाय 1 कर दो तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना आ जाएगा, 23। क्लियर है ये बात। सिमिलरली अगर अभी जैसे मैंने मैग्नीशियम की तो बात की थी कि मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैलेंसी जो है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं 282, बिकॉज एटॉमिक नंबर कितना है 12। तो इसकी वैलेंसी की बात करूं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंसी क्या होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कि मतलब कोई भी एटम जो है अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के, डुप्लेट रूल को फॉलो स्टेबल बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेता है वही क्या कहलाती है उसकी वैलेंसी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो जाएगा, इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो इसका एन फैक्टर अगर मैं आपसे बोलूं तो कितना होगा, 2। अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नीशियम जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इट्स मीन ये भी क्या हो गया, 2 क्या हो गया, इसका एन फैक्टर हो गया। तो एन फैक्टर 2 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसके एटॉमिक वेट में किसका डिवाइड करोगे बच्चों, इसके एन फैक्टर का डिवाइड करोगे। तो एन फैक्टर का डिवाइड करोगे तो इसका 24 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 12। ग्राम में ले रहे हैं तो ये क्या बन गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्लियर है। तो किसी भी एलिमेंट का जो एन फैक्टर है वो क्या होता है, उसकी वैलेंसी। क्लियर है। केस नंबर 1 तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एसिड का केस। कौन से, अगर आपके पास एसिड जो हैं, एसिड्स का एन फैक्टर या एसिड्स का एन फैक्टर के बेसिस पे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर एसिड्स के लिए बच्चों क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस पर एसिड मॉलिक्यूल, या उसी को हम बोलते हैं क्या, बेसिसिटी। एसिड बेस वाले चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन बाय एन एसिड, कि कोई भी एसिड जितने H+ आयन देता है, कोई एसिड 1 दे रहा है तो उसकी बेसिसिटी 1, 2 दे रहा है तो उसकी बेसिसिटी 2, 3 दे रहा है तो उसकी बेसिसिटी 3। तो जितने H+ आयन दे रहा है वही, 1 दे रहा है तो एन फैक्टर हो गया 1, 2 दे रहा है तो एन फैक्टर हो गया 2, 3 दे रहा है तो एन फैक्टर हो गया 3। समझ रहे हो कि एसिड जो है तो जितने H+ आयन दे सकता है वही उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी। ठीक है।
बेस के केस में एसिडिटी वर्ड आता है, एसिड के केस में बेसिसिटी वर्ड आता है, ठीक है। तो इसी को एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट में और इक्विवेलेंट वेट में ये रिलेशन पूछ रहा है। यहाँ पर आपके पास कंपाउंड दे रखे हैं, एसिड्स दे रखे हैं यहाँ पर HCl, H2SO4, H3PO4, H3PO3, H3PO2, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी है आपके सामने। उस सॉल्यूशन को देखने से पहले यहाँ पर समझ लें बच्चों, सीधी सी बात है कि HCl है, ये अगर इसका 100% डिसोसिएशन हो, यानी ये 100% एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो, तो ये कितने H+ आयन देगा बच्चों? एक H+ आयन देगा और एक Cl- आयन देगा। हम बोलेंगे इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। इसका मतलब बच्चों इसका N फैक्टर कितना हो गया? 1, है ना। N फैक्टर इसका 1, या वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1 क्यों है? क्योंकि ये एक H+ आयन दे रहा है 100% डिसोसिएशन में, तो एक H+ आयन दे रहा है, N फैक्टर 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट अगर मैं बोलूं, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों? 1। N फैक्टर का डिवाइड कर दिया। अब मॉलिक्यूलर वेट मेरे को निकालना आता है, HCl का निकाल सकते हैं ना। HCl का कितना होगा? हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, कितना आ जाएगा बच्चों? 36.5। तो यहाँ पर 36.5 में डिवाइड कर देंगे 1 का, देन 36.5 ग्राम जो है क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इसका HCl का। क्लियर है? तो HCl जो है क्या होगा बच्चों? एक H+ आयन देगा। तो ये तो हुआ HCl का केस। तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में जो रिलेशन बन के आया HCl के लिए, HCl के रिलेशन बन के आया बच्चों m/1। अभी मैंने बताया था कि शॉर्ट में हम मॉलिक्यूलर वेट को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो m/1। क्लियर है? नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों, हमारे पास किसका है? H2SO4 का। तो बच्चों H2SO4 के अंदर 2H+ आयन मेरे को मिलेंगे और सल्फेट आयन मिलेगा SO4 2- का। 100% डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये अपने पूरे के पूरे H+ आयन दे रहा है। तो कितने H+ आयन दे रहा है बच्चों? यहाँ पर 2 H+ आयन दे रहा है। तो मैं बोलूंगा कि इसका N फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर या इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट की अगर मैं बात करूं, तो इसका मोलर वेट डिवाइड बाय कितना करेंगे? 2। तो क्या ये रिलेशन आ रहा है? m/2। ये किसके लिए है? H2SO4 के लिए। और निकालना भी चाहें तो बच्चों निकाल लेंगे H2SO4 का। फटाफट मेरे को बताओ H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो 2 × हाइड्रोजन का कितना? 1 प्लस सल्फर कितना है बच्चों? यहाँ पर 1 सल्फर का 32 प्लस 4 × ऑक्सीजन का कितना बच्चों? 16, देन 2 प्लस 32 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 98। तो 98 इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 में डिवाइड कर दो बच्चों, किसका? 2 का डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा कितना? 49। तो 49 अगर ग्राम में लेता हूँ बच्चों, 49 ग्राम। अब देखो जरा, 98 मॉलिक्यूलर वेट था और 49 ग्राम जो है क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। क्या इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट से कम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो है इसका H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना है बच्चों? 49 ग्राम। और रिलेशन हम देखना चाहें तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन है आपका ये वाला H2SO4 के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो है ये स्पेशली आपको याद रखने हैं, फॉस्फोरस के एसिड हैं यहाँ पर, जो ये H3PO3, H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ये हमारे पास पहले भी आए थे। उनके स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे, याद हो तो आपको, नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर देखिएगा। अब यहाँ पर हम इनको देख के नहीं बता सकते कि ये जो है कितने H+ आयन देंगे। H3PO4 आपको दिख रहा है तो आप बोल दोगे कि सर यहाँ पर तो हाइड्रोजन 3 है तो 3H+ आयन देगा।
100% डिसोसिएशन होगा तो 3 तो देख के आप बता रहे हो कि 3 देगा, तो यहाँ पर आपने किसका डिवाइड कर दिया 3 का, तो मॉलिक्यूलर वेट में या मॉलिक्यूलर मास में 3 का डिवाइड कर दिया, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन हो गया। अब यहाँ पर भी आपको H3PO3 दिख रहा है, H3PO3 दिख रहा है, तो आप हाइड्रोजन को 3 देख के ये नहीं बोलोगे कि सर यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3 देगा, नहीं। इसका स्ट्रक्चर जो है ये डिफाइन करता है कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस जो हैं वो कितने हैं। तो मैं बच्चों तीनों का यहाँ पर वापस से, ये मैंने पहले भी बनाया, वापस से स्ट्रक्चर की बात करें किसकी, H3PO4 की। फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ किसकी बच्चों, यहाँ नीचे बना देता हूँ मैं, H3PO4, H3PO3, H3PO2। तो जरा देखो, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में होगा, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ 1 2 3 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3। इसमें हम स्ट्रक्चर देखें तो फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 हुई, और एक हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट अटैच्ड होगी फॉस्फोरस से। क्लियर। इसका स्ट्रक्चर देखें तो बच्चों फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन, और बच्चों यहाँ पर आपके, अच्छा 1 2 3 दो ही ऑक्सीजन होगी यहाँ पर, और ये आपका हाइड्रोजन 1 2 2 ऑक्सीजन है, 1 2 3 3 हाइड्रोजन है, और एक फॉस्फोरस है। ठीक है। और बच्चों इस स्ट्रक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला केस, ठीक है, कि यहाँ पर जो है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, यानी जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है और एक कम है, उसी केस में हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ठीक है। तो बच्चों इस जो, या सीधा सा याद रखो, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 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 के साथ ये 3 हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस है, तो ये तीनों हाइड्रोजन जाएंगे बच्चों। जब इसका सॉल्यूशन बनेगा तो ये सॉल्यूशन के अंदर आपके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो होंगे वो कितने होंगे, आपके 3 होंगे, और इस तीनों केस में यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होंगे। तो यहाँ पर मैं इसका बोलूंगा कि इसका एन फैक्टर बच्चों कितना है, इसका एन फैक्टर होगा कितना 3। तो बच्चों इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड करेंगे किसका, 3 का। इस वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कितनी लगी हुई है बच्चों, यहाँ पर 2 लगी हुई है, इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन जाएगी। तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ, या वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर कितना हुआ बच्चों, 2 हुआ। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड करेंगे किसका, 2 का। तो ये 2 रिलेशन ऐसे बना है। क्लियर है। यहाँ पर जरा देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कौन सी, ये वाली हाइड्रोजन जाएगी, है ना, तो ये हाइड्रोजन जाएगी। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर इसका एन फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसका एन फैक्टर होगा 1। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका मोलर वेट डिवाइड बाय 1। तो ये रिलेशन आया m/1 का। क्लियर है ये बात। तो आपके जो एसिड्स हैं उसमें सीधा सा ये है कि जितने H+ आयन दे रहा है वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा बच्चों, और अलग अलग स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए ये तो बात हुई किसकी बच्चों, एसिड्स की। बात करते हैं बच्चों किसकी, बेस की। तो अब सीधी सी बात है, वहां पर H+ आयंस रिप्लेस हो रहे थे, यहाँ पर कौन से आयंस जो हैं रिप्लेसेबल होंगे भाई। बेस के केस में क्या होता है, OH आयंस होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है कितने रिप्लेसेबल आयंस होंगे, यहाँ पर OH-। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, नेक्स्ट केस जो है आपका कौन सा, 4 बेसिस। वैलेंसी फैक्टर क्या होगा या एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयंस पर बेस मॉलिक्यूल, या उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी एसिडिटी। क्लियर है। अब इसी को एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो बच्चों व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट। अच्छा यहाँ पर भी आपके पास NaOH दे रखा है, KOH दे रखा है। NaOH और KOH के केस में, तो NaOH के केस में देखें तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर इसका डिसोसिएशन हो तो ये कितने OH- आयंस देगा बच्चों,
एक OH माइनस आयन देगा। एक OH माइनस आयन दे रहा है बच्चों, इसका मतलब इसका n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर जो है कितना हो गया 1। तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय कितना करेंगे n फैक्टर मीन्स 1, या इसी को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ m/1। तो मेरे पास रिलेशन बन गया m/1 का। कैलकुलेट करने का बोला जाए तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। NaOH का आप क्या निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। तो NaOH का निकालूं अगर बच्चों तो निकाल लो साइड में। सोडियम मेरे पास 1 है तो 23, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन कितनी है 1, यानी इसका एटॉमिक मास 1। तो इसको ऐड कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा आपका 10, और ये कितना हो गया बच्चों 40। तो ये कितना हो गया बच्चों मेरे पास 10, और ये हो गया मेरे पास 40। तो NaOH का कितना आया मोलर वेट, 40 में डिवाइड बाय 1 किया तो ये आ गया 40। क्लियर है ये बात? तो ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और रिलेशन आपसे पूछे तो मेरे पास ये रिलेशन बन जाता है NaOH के लिए। सिमिलर तो m/1, ये 1 है बच्चों, m/ स्लैश लगा हुआ, इट्स मीन m/1, और ये भी m/1। इसी तरह बच्चों KOH के केस में भी ये K प्लस और रिप्लेसेबल OH माइनस आयन 1 होगा, तो यहाँ पर n फैक्टर बन गया कितना बच्चों 1। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट केस लेते हैं बच्चों किसका, हमारे पास एसिड्स का हो गया, बेस का हो गया। नेक्स्ट केस है हमारे पास किसको का बच्चों, सॉल्ट्स का। तो सॉल्ट्स के अंदर ना तो H+ आयन है ना ही OH माइनस आयन है, तो उनके इक्विवेलेंट वेट को या उनके n फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं उन पर चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी वो चार्ज में कैटायन एनायन में ब्रेक होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के नंबर। तो उनका n फैक्टर क्या होगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आप कैलकुलेट कर लो, वही उनका क्या बन जाएगा n फैक्टर बन जाएगा। लाइक यहाँ पर एग्जांपल्स लिख रखे हैं बच्चों। NaCl की अगर मैं बात करूँ तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर Na+ और Cl- में ब्रेक होगा, जानते हैं, यानी दोनों पर देखो एक एक चार्ज ही है, टोटल चार्ज कितना है 1 ही है ना। तो कैटायन का देख लो या एनायन का देख लो, सेम चार्ज ही आएगा, या तो +1 +1 +1 -1 +2 -2 ऐसा होगा। तो यहाँ पर एक एक आ रहा है, तो इसका n फैक्टर 1 हुआ, n फैक्टर 1 है तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट में रिलेशन हो जाएगा यहाँ पर, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर वेट डिवाइड बाय 1, ये डिवाइड बाय 1 है यहाँ पर, है ना। सिमिलरली AlCl3 का केस देखें तो बच्चों एल्यूमिनियम +3 और 3Cl- में ब्रेक होगा, तो टोटल चार्ज देखिए इस पर +3 और Cl पर -1, ये 3 उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हुआ -3, तो टोटल चार्ज कितना है 3 है ना। तो n फैक्टर कितना हो गया 3, और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा m/3। Ba3PO4 होल ट्वाइस के केस में देखें तो इसको ब्रेक करेंगे। अच्छा बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ब्रेक कैसे हुआ, तो कुछ याद नहीं करना बच्चों, यहाँ पर देखो ये चीज मैंने पहले ही बताई है, वापस बता देता हूँ। ये आपके पास है Ba3PO4 होल ट्वाइस, तो अब इसको ब्रेक करने के लिए कुछ नहीं करना, ये 3 लेके जाओ यहाँ पर आगे, तो क्या होगा 3Ba, है ना। और फॉर्मूला बनाते हैं तब जो वैलेंसीज होती है वो एक्सचेंज होती है, तो यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, तो ये 2 किसका है बच्चों, यहाँ पर जाएगा +2, ठीक है। अब ये 3 बच्चों किसका है, चलो उसको ब्रेक करने से पहले ये 2 भी वापस इसके आगे जाएगा, तो ये 2 जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 2PO4। अब उस पर चार्ज कितना जाएगा, तो चार्ज ये वाला जाएगा ना, ये जाएगा इधर -3। तो देखो जरा 3 2 जा 6, टोटल चार्ज कितना हुआ +6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, टोटल चार्ज कितना हुआ -6, तो 6 6, n फैक्टर कितना हुआ 6। ये वाला नंबर आगे लेके आए, ये अपोजिट चार्ज पे गया तो 3Ba+2 प्लस ये वाला नंबर इसके आगे लेके आए 2, तो PO4, ये चार्ज अपोजिट में गया -3, तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना हुआ 6, तो इसका n फैक्टर कितना हुआ बच्चों 6 हुआ, और इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/6, इसका क्या बन जाएगा रिलेशन बन जाएगा इक्विवेलेंट वेट का और मॉलिक्यूलर वेट का। क्या इतनी बातें क्लियर है? ये बच्चों बात है किसकी, सॉल्ट्स की।
ठीक है। तो एसिड के केस में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस के केस में कैसे करते हैं और सॉल्ट्स के केस में कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत काम आएगी बच्चों आगे अभी, है ना। नेक्स्ट है बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट के रेडॉक्स रिएक्शंस आपको दे रखी है, तो वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट्स का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकाल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। तो लिखा हुआ है इन केस ऑफ रेडॉक्स चेंज वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने सीखा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज आ रहा है वही क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। जैसे देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ द KMnO4 फॉर गिवन रिएक्शन। यहाँ पर आपको रिएक्शन दे रखी है कि इस रिएक्शन के अंदर आपको बताना है कि KMnO4 के लिए जो उसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट है उसमें रिलेशन क्या होगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर मैं इसे ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसके अंदर ऑक्सीजन जो है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर Mn चेंज हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर अगर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं मैं तो Mn का कितना निकलेगा बच्चों, आप लोग खुद कैलकुलेट करना है। Mn का निकलेगा कितना, +7। तो जरा +7 से ये किस में जा रहा है, +2 में। +7 से ये +2 में जा रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 का चेंज हो रहा है ना 5 का चेंज। तो 5 का चेंज हो रहा है, इसका मतलब बच्चों इसका n फैक्टर जो है वो क्या बन गया है, 5। इसका n फैक्टर 5 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट में सर हम डिवाइड करेंगे किसका, 5 का। 5 का डिवाइड करोगे, इसका मतलब इसका KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, उसमें डिवाइड कर दो 5 का, तो ये रिलेशन बन जाएगा इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में। क्लियर है। तो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है बच्चों Mn in KMnO4 is going from +7 to +2, so change in oxidation number per molecule of KMnO4 is 5, so the valency factor of KMnO4 is 5 and the equivalent weight is m/5। क्लियर है। अच्छा यहां पर देखो बच्चों, ये दिमाग में रख लो कि आपके पास जब आपको क्या निकालना हो, ऑक्सीडेशन और मतलब रेडॉक्स रिएक्शन जो देखिए उस केस में अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, इक्विवेलेंट वेट क्या, एन फैक्टर आपको निकालना हो, तो एन फैक्टर क्या होता है बच्चों, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एटम्स से। नंबर ऑफ एटम्स का मतलब जिसमें चेंज हो रहा है ना उसके नंबर ऑफ एटम्स भी मल्टीप्लाई। लाइक यहाँ पर देखो Mn कितना है बच्चों, 1 ही है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। Mn कितना है 1, तो 1 का ही चेंज हो रहा है Mn2+ में। तो इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ था, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया, 5 ही आया। तो 5 आया, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना लिया हमने, 5। और बच्चों 2 एग्जांपल ऐसे हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, पूछा जाता है। नोट लगा के मैंने लिखा हुआ है एन फैक्टर फॉर K2Cr2O7। K2Cr2O7 का जो है एन फैक्टर कितना होता है, क्या होता है, माइंड में रख लो कि इसका इतना होता है। वो क्या होता है, यहाँ पर देखो, तो K2Cr2O7 की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों एसिडिक मीडियम में, मीडियम अलग अलग हमने बताए थे ना, तो एसिडिक मीडियम में जो है बच्चों ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में जाता है, क्रोमियम जो है चेंज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है बच्चों +3। कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, +3। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, 3 का चेंज हो रहा है, 6 से 3 में जा रहा है ना, तो 3 का चेंज आ रहा है। और वहां पर मैंने लिखा है बच्चों नंबर ऑफ एटम्स भी मल्टीप्लाई करने हैं। तो क्रोमियम के नंबर ऑफ एटम्स देखो बच्चों कितने हैं, 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया किसका, 2 का। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, 6। तो एन फैक्टर K2Cr2O7 का कितना हुआ बच्चों, 6। याद रखना है ऑलवेज, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट का अगर मैं रिलेशन बताऊं तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय किसका करेंगे हम, 6 का, K2Cr2
O7 के केस में। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली बच्चों मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल और है जो आपको माइंड में रखना है। KMnO4 का केस, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। तो बच्चों KMnO4 की अगर मैं बात करूं एसिडिक मीडियम में ये मुझे देगा Mn2+। याद रखना है एसिडिक मीडियम में जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है वो कितना आता है +2। तो जरा देखो +7 से +2 में जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का चेंज हुआ बच्चों? 5 का। 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम कितना है? 1 ही है ना मैग्नीज, तो 1 है, तो इसका मतलब इसका n फैक्टर एसिडिक मीडियम में KMnO4 का कितना हुआ बच्चों? 5 हुआ। कितना हुआ? 5 हुआ। कितना हुआ? 5 हुआ। तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना? 5। अगर बेसिक मीडियम में होगा तो बच्चों KMnO4 मुझे देगा K2MnO4। तो K2MnO4 के केस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +6 में जा रहा, तो +7 से +6 में जा रहा है। तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं इसका n फैक्टर ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम बच्चों कितने का चेंज हो रहा है? +7 से +6, यानी कितने का चेंज आ रहा है? 1 का चेंज आ रहा है। तो KMnO4 का बेसिक मीडियम में n फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। KMnO4 न्यूट्रल है ना, एसिडिक है ना बेसिक मीडियम है? न्यूट्रल है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4 में आएगा। +7 से +4 में आएगा तो चेंज कितने का आ रहा है बच्चों? चेंज आ रहा है कितने का? 3 का चेंज आ रहा है। इट्स मीन इसका n फैक्टर जो है कितना हो जाएगा बच्चों? 3। तो हमने एक इक्विवेलेंट कंसेप्ट के जो पॉइंट चल रहे थे उसमें एक पॉइंट हमने देखा था कि इक्विवेलेंट वेट जो है या इक्विवेलेंट मास जो है ना, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मीडियम। तो यहाँ पर हमारे पास KMnO4 है, एसिडिक मीडियम में उसका n फैक्टर 5 है, तो इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालूंगा? इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है उसमें हम किसका डिवाइड करेंगे? 5 का। यहाँ पर रिलेशन बनेगा ये वाला। यहाँ पर अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो इक्विवेलेंट वेट तो मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड करूंगा बच्चों किसका? 1 का। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट जो होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड करूंगा किसका? 3 का। तो तीनों केस में इक्विवेलेंट वेट मेरे पास अलग अलग आएंगे, डिफरेंट आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो KMnO4 का याद रखना है बच्चों, एसिडिक मीडियम में इसका n फैक्टर कितना होगा? 5, बेसिक में 1 एंड न्यूट्रल में कितना? 3। तो तीनों केस में फिर इक्विवेलेंट वेट भी आपके अलग अलग आएंगे। क्लियर है? तो नोट लगा के ये चीज मैंने लिखी है बच्चों, इसको आपको माइंड में रखना है, याद रखना है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों K2Cr2O7 के केस में और KMnO4 के केस में आपको याद है पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम पर मैग्नेट के केस में याद रखना है कि n फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन बन सकता है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, जिसमें हमने सीखा कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम n फैक्टर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर एसिड्स को कैसे, एसिड के लिए n फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बेस के लिए कैसे कर सकते हैं, सॉल्ट्स के लिए कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उनके लिए हम n फैक्टर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आगे बहुत काम आने वाला है, इस वीडियो को वापस देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।